वही कर रहे हैं बच्चे लोग को। हाँ हाँ बच्चों, बच्चों, आवाज आवाज आ आ गई। गई। आवाज आ गई अब तो। हाँ हाँ मेरे बच्चों, बच्चों, आवाज आवाज आ आ गया। गया। तो बिल्कुल, एकदम परफेक्ट। अब नहीं आ रहा होगा इको, अब थोड़ी आ रहा है यार। अब नहीं आएगा। हाँ यस, ये लो भाई, अब स्टार्ट कर देते हैं आपका प्रोग्राम। चलो। हाँ भाई, हमने स्टार्ट किया था लास्ट में आपको। जस्ट मिनट। ये लो, अब काम एकदम ठीक है। हाँ बच्चों, अब हम आज स्टार्ट करेंगे जो है वो है डीएनए मॉलिक्यूल, है ना। अब डीएनए मॉलिक्यूल में बच्चों मैंने आपको लास्ट टाइम पर ऐसे कुछ बताया था, उसको समझ लो आप एक बार। टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड चलेगा आज। सही है। देखो, पेंटोस शुगर नाइट्रोजन बेस के साथ मिल करके क्या बनाएगा? न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड के साथ जब फॉस्फेट अटैच हो गया तो बन गया न्यूक्लियोटाइड। ठीक बात है, यहां तक अपनी बात हो चुकी थी। ठीक। अब टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड ले रहा हूं मैं, इसको ध्यान से देखना बच्चों, है इंपॉर्टेंट पार्ट है बहुत, है ना। देखो भाई, बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट आएंगे आज आपको यहाँ पे।
देखो भाई यहाँ ले लेते हैं यार, कहाँ गए? चल जाएगा काम है। ठीक है, देखते हैं भाई। हाँ, देखो भाई, पेंटोज शुगर, यार मैं पेंटोज शुगर को पीएस लिख रहा हूँ। पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस मिलकर के बताओ बच्चों क्या बनाता है, बोलो। पेंटोज शुगर नाइट्रोजन बेस के साथ मिलकर के क्या बनाता है, बताओ। न्यूक्लियोसाइड। और बताओ बच्चों, जब न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट अटैच हुआ तब क्या बना, बोलो। न्यूक्लियोटाइड। बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, बताओ न्यूक्लियोसाइड में कितने फॉस्फेट अटैच हुए तब न्यूक्लियोटाइड बना। न्यूक्लियोसाइड में कितने फॉस्फेट अटैच हुए तब न्यूक्लियोटाइड बना, वन। तो बताओ न्यूक्लियोटाइड को मैं न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता? बिल्कुल बोल सकते हैं। अब सपोज मैंने यहाँ पे पेंटोज शुगर ले लिया राइबोज, और नाइट्रोजन बेस ले लिया एडिनाइन। अब ध्यान से सुनना, तो बनने वाला जो न्यूक्लियोसाइड होगा ना उसको बोला जाएगा एडिनोसाइन। ठीक है, और जब इसके साथ वन फॉस्फेट अटैच हुआ तो ये बन गया एडिनाइलिक एसिड। एडिनाइलिक एसिड बन गया। ठीक है, अब मेरे को आप एक क्वेश्चन का आंसर दो। इस एडिनाइलिक एसिड को मैं एडी नहीं, इससे पहले क्वेश्चन का आंसर दो चलो। एडिनाइलिक एसिड कब बना? जब एडिनाइन में फॉस्फेट अटैच हुआ या एडिनोसाइन में, बोलो। एडिनोसाइन में, सही बात, ठीक बात। अब मेरे को एक बात का जवाब दो आप, इस एडिनाइलिक एसिड को मैं एडिनाइन मोनोफॉस्फेट बोल सकता हूं या नहीं, बोलो। एक बच्चे का आंसर सही है, बस अभी तक नहीं बोल सकते। जो, अरे एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट बोलेंगे भाई, मैंने अभी पूछा था क्वेश्चन। अरे एडिनाइलिक एसिड कब बना? जब एडिनोसाइन में फॉस्फेट अटैच हुआ तब बना, एडिनाइन में नहीं। तो एडिनाइलिक एसिड को एडिनाइन मोनोफॉस्फेट नहीं बोल सकते। क्या बोलोगे तुम? एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट बोल सकते हैं, देखा। एक छोटे से चेंज ने सब कुछ दुनिया बदल दी। एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट बोल सकते हैं। एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, अब जरा गौर फरमाइएगा। एडिनाइन मोनोफॉस्फेट पर गौर फरमाइएगा। देखो भाई, ये क्या कर डाला, ये एएमपी बना डाला। बोलो, एएमपी में कितने फॉस्फेट हैं? और बताओ, या इसमें तो एक फॉस्फेट है, लेकिन यदि इसकी स्ट्रक्चर में थ्री फॉस्फेट होते तो वो हो जाता एटीपी। अब समझ में आया एक्चुअली एटीपी होता क्या है? आज तक बस एनर्जी एनर्जी बोलते आ रहे थे आप उसको। एक्चुअली एटीपी क्या है बच्चों? न्यूक्लियोटाइड है। अब याद करो वो पुरानी बात, जब हम आपको मोनोसेक्राइड पढ़ाया करते थे। आ रहा है वो गुजरा हुआ जमाना याद? अरे मैंने वहां पे बोला था राइबोज शुगर इज प्रेजेंट इन एटीपी, और तब बोला था नहीं बता सकता कि कैसे। आने वाले समय में आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। वहां मैंने बोला था नहीं समझा सकता अभी, बोला था ये बात। अब आप खुद देखिए, बताओ एटीपी की स्ट्रक्चर में राइबोज शुगर आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
तो मैं यही तो बोलता हूँ। अच्छा एक बार फिर से सुन लो भाई, पेंटोज शुगर के साथ जब नाइट्रोजन बेस अटैच हुआ तो क्या बना? न्यूक्लियोसाइड। और एक फॉस्फेट अटैच हुआ तो बन गया न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड को बोलो न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट, बोल सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल बोलेंगे। वैसा ही मैंने यहाँ पे किया, पेंटोज शुगर लिया मैंने राइबोज, नाइट्रोजन बेस ले लिया एडिनाइन, तो बनने वाले न्यूक्लियोसाइड का नाम एडिनोसाइन हो गया। एडिनोसाइन में कितना फॉस्फेट अटैच हुआ तब बना एडिनाइलिक एसिड? बोलो बोलो। वन। तो एडिनाइलिक एसिड का दूसरा नाम क्या हो गया? बोलो एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। तो एएमपी में कितने फॉस्फेट? वन। तो बताओ एडीपी में कितने फॉस्फेट? टू। वो न्यूक्लियोटाइड डाइफॉस्फेट हो जाएगा ना, और थ्री फॉस्फेट होंगे तो उसको, अरे यार, न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट, न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। इसमें थ्री फॉस्फेट, इसमें टू, इसमें वन। एक बात बताओ, अब बताओ एक न्यूक्लियोटाइड में कितने फॉस्फेट होते हैं? हाउ मेनी फॉस्फेट इन वन न्यूक्लियोटाइड? वन होता है, जवाब सही है। बट द न्यूक्लियोटाइड but the nucleotide which contain more than one phosphate will be known as higher nucleotide। तो बताओ एटीपी क्या है? अरे बोलो, एटीपी एक टाइप का हायर न्यूक्लियोटाइड हुआ कि नहीं हुआ? हायर न्यूक्लियोटाइड क्या हुआ? द न्यूक्लियोटाइड which contains more than one phosphate group, that is called हायर न्यूक्लियोटाइड। तो बोलो एटीपी क्या हुआ? हायर न्यूक्लियोटाइड हुआ। यस। तो अब एक बात का जवाब और दे दो, बताओ बच्चों, ये जो एएमपी है, बोलो आरएनए बनाने में काम आएगा कि डीएनए? बोलो। ये दोनों जो भी बोला गलत बोला। ओनली इन आरएनए बेटा। ये शुगर कौन सा है? राइबोज है। राइबोज शुगर डीएनए में मिलता है क्या? तो बताओ एएमपी या एडिनाइलिक एसिड को क्या बोलोगे? राइबो न्यूक्लियोटाइड या डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड? बोलो, जवाब दो, बोलो रे बोलो। ठीक बात है। अब मैंने क्या किया बच्चों, यहाँ पे शुगर ले लिया डीऑक्सीराइबोज, नाइट्रोजन बेस ले लिया वही एडिनाइन, तो बनने वाले न्यूक्लियोसाइड को बोला जाएगा डीऑक्सी एडिनोसाइन। बस इतना सा डिफरेंस है। और एक फॉस्फेट जब अटैच हो जाएगा तो मैं इसमें तो क्या बन जाएगा? बोलो। अरे कुछ भी तो नहीं, डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड। डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड का दूसरा नाम बताओ? डीएमपी, डीऑक्सी एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। यस। अब बताओ बच्चों, डीएएमपी आरएनए बनाने में काम आएगा कि डीएनए? कैसे पता चला? अरे शुगर डीऑक्सीराइबोज है ना, शुगर डीऑक्सीराइबोज है भाई, ऐसे बना। यस। और बताओ, चलो एक क्वेश्चन और। चल, मैंने शुगर ले लिया यहाँ पर राइबोज, नाइट्रोजन बेस ले लिया मैंने यहाँ पर ग्वानिन, बनने वाले न्यूक्लियोसाइड को बोला जाएगा ग्वानोसिन। एक फॉस्फेट अटैच हुआ, बन गया ग्वानाइलिक एसिड। ग्वानाइलिक एसिड का दूसरा नाम बताओ अब आप, बोलो। ग्वानाइलिक एसिड का दूसरा नाम बताओ। ग्वानोसाइन मोनोफॉस्फेट, वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब। बताओ जीएमपी में कितने फॉस्फेट? वन।
और यदि इसकी स्ट्रक्चर में फॉस्फेट का नंबर होता 3 तो ये हो जाता जीटीपी। बोलो जीटीपी क्या है? हायर न्यूक्लियोटाइड है ना। अब बताओ बच्चों, जीटीपी नहीं जीएमपी आरएनए बनाने में काम आएगा डीएनए? जीएमपी आरएनए बनाएगा कि डीएनए? आरएनए। यस, बिल्कुल ठीक जवाब। यार बच्चों देखो, एक तो आप जितना बता रहा हूँ उससे ज्यादा आगे बढ़ोगे ना, आपकी दिक्कतें बढ़ जाएंगी। अब किसी बच्चे ने पूछा सर ये 3 फॉस्फेट अटैच होंगे कैसे? बता रहा हूँ, ध्यान मत रखना। देखो सुनो, कुछ नहीं है। ये पेंटोस शुगर ये ले लिया मैंने, ठीक है? ये पेंटोस शुगर है। यहाँ पे नाइट्रोजन बेस अटैच हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, ये फॉस्फेट ऐसे अटैच होगा। वही तरीका है, और क्या होगा? एक फॉस्फेट, ये लो दूसरा फॉस्फेट, और इधर अब स्पेस नहीं है मेरे पास, थर्ड फॉस्फेट। यहाँ से ये पानी निकला, और इधर से ये पानी पहले ही निकल चुका था, याद आ रहा है? तो ये क्या हो गया अब? इसको नाइट्रोजन बेस को यदि मैं यहाँ पे ए लगा दूं, ये लो, तो आयोडीन डाइफॉस्फेट बन गया ना यार। एक फॉस्फेट और लगा दिया तो बन जाएगा एटीपी। समझ में आ रहा है? ये था, जरूरत नहीं है यार इतना समझने की इसको। जितना बोल रहा हूँ उतना ही समझ लो, बहुत है। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, काम की बात सुनो। जैसे मैंने यहाँ पे शुगर ले लिया डीऑक्सीराइबोज, और नाइट्रोजन बेस ले लिया ग्वानिन, तो बनने वाले न्यूक्लियोसाइड को क्या बोलोगे? डीऑक्सी ग्वानोसाइन। फॉस्फेट के साथ क्या बन जाएगा? डीऑक्सी ग्वानालिक एसिड। कोई नई बात नहीं, बस यही लिखे हुए हैं यहाँ पर। देखो बच्चों, नाइट्रोजन बेस एडिनाइन, न्यूक्लियोसाइड बन गया एडिनोसाइन, न्यूक्लियोटाइड बन गया एडिनाइलिक एसिड। एडिनाइलिक एसिड को क्या बोल सकते हो? बोलो एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। न्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट, न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट लिखा हुआ है। ये न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट, ये न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। जब सिंगल फॉस्फेट एएमपी, डबल हो गया डीपी, तीन तो टीपी। अरे लाला, डीजीएमपी मिलेगा डीएनए में, शुगर डीऑक्सीराइबोज लेनी पड़ेगी। ग्वानिन तो दोनों में मिलता है, लेकिन ग्वानिन को जब डीऑक्सीराइबोज के साथ लोगे तभी डीएनए बनाने में काम आएगा। नहीं, मैंने क्या लिखा है इधर देखिए, ये राइबोज शुगर लिया है। तो जब मैं बोल रहा हूँ कि जीएमपी किस में काम आएगा, तो बेटा आरएनए ही बोलना पड़ेगा। मैंने बोला डीजीएमपी किस में काम आएगा, तो बोलो डीएनए। ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन का आंसर और दे दो, चलो अभी देखता हूँ बेटा कौन कौन आंसर देंगे। चलो बताओ भाई। मैंने शुगर ले लिया यहाँ पे राइबोज, नाइट्रोजन बेस ले लिया मैंने यहाँ पे थाइमीन, तो बनने वाले न्यूक्लियोसाइड का नाम हो जाएगा थाइमीडाइन, और एक फॉस्फेट अटैच हो गया तो बन गया थाइमीडाइलिक एसिड। समझ में आ गया सबको? इस बार हमारा जाल आपने नाकाम कर डाला। मैक्सिमम बच्चों ने आंसर सही दिया। ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता। वेरी गुड, यही तो होना चाहिए यार। मैं कितना भी आपको इधर उधर घुमाऊं, आपको घूमना नहीं है। क्योंकि देखो, ये राइबोज मिलता है ओनली आरएनए में, और ये मिलता है ओनली डीएनए में, ये तो कॉम्बिनेशन ही पॉसिबल नहीं होगा। वेरी गुड। तो ये तो क्या हो सकता है फिर? ये तो ये हो सकता है, देखो। राइबोज प्लस यूरासिल बन जाएगा यूरिडाइन, फॉस्फेट के साथ यूरिडाइलिक एसिड, एक्सक्लूसिवली ओनली इन आरएनए। यस। अब मैंने ले लिया डीऑक्सीराइबोज शुगर,
सही आ रहा है, आ तो रहा है, आ रहा बात सही। तो फिर हाँ भाई, ओके 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 ठीक है। अब बोलो भाई, डीऑक्सी राइबोस शुगर ले ली, यूरासिल ले ली, यहाँ पे क्या बनेगा, डीऑक्सी यूरिडिन, और फॉस्फेट के साथ बन जाएगा डीऑक्सी यूरिडाइलिक एसिड। बोलो सबको समझ में आया कि नहीं आया? सही है, ये गलत कॉम्बिनेशन है, ये भी पॉसिबल नहीं हो सकता। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, बताओ? थाइमीन आ सकता है, थाइमीन आएगा भाई, डीऑक्सी थाइमिडीन और डीऑक्सी थाइमिडाइलिक एसिड बन जाएगा। यस, ये थे आपके टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अब देखो आपने, और ये डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड है, नीचे वाले, ऊपर वाले आरएनए के लिए थे, नीचे वाले डीएनए के लिए लिए, डीऑक्सी आगे सब। अब देखो आप न्यूक्लियोटाइड पढ़ चुके हैं बच्चों, बताओ डीएनए हो या आरएनए, यूनिट क्या होती है? बोलो। बोलो, न्यूक्लियोटाइड होती है ना? यस, तो आरएनए हो या फिर डीएनए हो, यूनिट तो न्यूक्लियोटाइड ही होगा। इसका मतलब जब हम न्यूक्लियोटाइड तो पढ़ चुके हैं, एक बच्चा बोला है सर समझ में नहीं आया न्यूक्लियोटाइड, तो भैया कुछ आएगा भी नहीं समझना, कोई चांस ही नहीं है। मतलब पिछले 2 टर्म से मैं न्यूक्लियोटाइड पढ़ा रहा हूं, और ये कोई एक बच्चा है जो कह रहा है न्यूक्लियोटाइड पता नहीं है क्या होता। आप कहाँ थे भाई? बार बार थोड़े ही बता सकता हूँ बेटा मैं, इतनी देर से 3 बार तो अभी तक बता चुका। जब आपको न्यूक्लियोटाइड ही पता नहीं है तो आप डीएनए आरएनए नहीं समझ सकते। और मेरे लिए इतना पॉसिबल नहीं कि मैं बार बार आपको न्यूक्लियोटाइड बताता हूँ। लास्ट टाइम सुन लो, पेंटोस शुगर के साथ नाइट्रोजन बेस अटैच हुआ, न्यूक्लियोसाइड बना, न्यूक्लियोसाइड के साथ फॉस्फेट तो न्यूक्लियोटाइड, खत्म, इतनी सी बात है। वही तो बता रहा हूं भाई इतनी देर से। अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं डीएनए। बताओ बच्चों, डीएनए में शुगर कौन सा मिलेगा? बोलो, डीऑक्सीराइबोस। और बोलो नाइट्रोजन बेस कौन कौन से मिलेंगे? एटीजीसी, याद रखनी है। हम्म, डीएनए को फर्स्ट टाइम डिस्कवर करने वाला साइंटिस्ट ये रहा। डीएनए वर्ड को देने वाला साइंटिस्ट था जक्कास, अरे जक्कास ने जकरिस। हाँ, डीएनए को फर्स्ट टाइम स्टडी करने वाले 2 साइंटिस्ट थे, एक तो था विल्किंस और एक थी फ्रैंकलिन। हाँ नहीं, थोड़ा डिफरेंस है यहाँ पे, एक तो था और एक थी। इन्होंने फर्स्ट टाइम डीएनए को स्टडी किया, और इन्होंने बताया कि डीएनए की दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के पैरेलल होती है। पैरेलल गलत है, नो। साइंटिस्ट के नाम वही ध्यान रखने हैं जो एनसीईआरटी में दे रखे। यस, और इन्होंने जिस मेथड से डीएनए को स्टडी किया वो था एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, ये नाम याद रखना। वो मेथड का नाम क्या था? अब ये मत पूछना कि एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी क्या होता है, मेरे को भी नहीं पता। अरे इसको थोड़ी बता सकता हूँ यार। हाँ बस नाम याद रख लो, खत्म बात। और इन्होंने क्या बोला, विल्किंस एंड फ्रैंकलिन के अकॉर्डिंग डीएनए की दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, यहां पर लिख डालो साथ में। बट इट इज प्रूव्ड, बट इट इज प्रूव्ड दैट both strands are anti-parallel, but now it is proved that both strands are anti-parallel to each other, और एक दूसरे के कैसी होती है, कॉइल्ड होती है या स्क्वायर्ड होती है। 2 स्ट्रैंड मिलती है डीएनए, बिल्कुल सही बात है। डीएनए के दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के एंटी पैरेलल। आपने कभी घूमती हुई सीढ़ी देखी है क्या? घूमती हुई सीढ़ी देखी? अरे वही शोले मूवी में जिसपे वो धर्मेंद्र चढ़ जाता है, तो उसके चारों तरफ जो सीढ़ियां थी, घूमती हुई सीढ़ी थी कि नहीं थी?
बताओ उन दोनों सीढ़ियों के बीच में डिस्टेंस कांस्टेंट थी? ऐसा तो नहीं कहीं पर सीढ़ियों की लेंथ बहुत ज्यादा तो कहीं पर कम, बराबर थी ना? वो तो हो गया पैरेलल। अरे लेकिन उनकी पोलैरिटी अपोजिट होती है यहाँ पे, इसलिए एंटी पैरेलल बोला गया है। फिर से सुन लो, ये जो पानी की टंकी होती है बहुत ज्यादा हाइट पे, जिससे अपने घरों में वाटर सप्लाई होता है, उसकी बात कर रहा हूं। उसमें देखा होगा सीढ़ियों के दोनों तरफ रेलिंग लगी रहती है, रेलिंग के बीच की डिस्टेंस कांस्टेंट होती है कि नहीं होती है? तो वो तो हो गई पैरेलल। लेकिन बात डीएनए की करें बच्चों, तो उसकी पोलैरिटी एक दूसरे के अपोजिट होती है। पोलैरिटी कैसे? अरे बताया था, देखो, जैसे ये डीएनए की दो स्ट्रैंड है, एक स्ट्रैंड ये रहा और एक स्ट्रैंड ये रहा, इधर फिफ्थ एंड है तो इधर थर्ड एंड होगा, ये फिफ्थ एंड है तो पीछे इसके थर्ड एंड होगा, ऐसे होता है। तो डीएनए की जो दोनों स्ट्रैंड है एक दूसरे के क्या होती है बच्चों? एंटी पैरेलल होती है, पैरेलल नहीं होती। लेकिन विल्किंस एंड फ्रैंकलिन ने तो यही बोला। एक बच्चा पूछ रहा है डीएनए का लेंथ क्या होगा, नहीं बता रहा, आपका ध्यान ही नहीं है मैं जो पढ़ा रहा हूं उस पर। तो अरे बाद की बात है भाई, इसको तो पढ़ लो पहले। ये प्रॉब्लम ऐसी है बच्चों, आपको ये आपको बिल्कुल पढ़ाई से डाइवर्ट करती चली जाए, इंटरेस्ट ही खत्म हो जाएगा, मजा ही नहीं आएगा पढ़ने में आप। सुनो, विल्किंस एंड फ्रैंकलिन ने जब डीएनए को स्टडी किया, अरे पैरेलल, यार सुनते नहीं हो एक तो ध्यान से बच्चों। पैरेलल बस इसलिए बोला कि उनके स्ट्रैंड के बीच में डिस्टेंस कांस्टेंट है। ऐसे समझो, एक स्ट्रैंड ये रही डीएनए की और दूसरी ये रही, ये रही पेन, देखो ये दो पेन है मेरे पास, दोनों की निब सेम डायरेक्शन में है, ये पैरेलल हो गई। अब उल्टा कर दिया एक दूसरे का भी, एंटी पैरेलल हो गई। तो ऐसे ही डीएनए होता है, डीएनए की दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के एंटी पैरेलल होती है। आगे आएगा समझ में, अभी छोड़ दो, ठीक है, मस्त रहो। अब विल्किंस एंड फ्रैंकलिन ने जो डीएनए को स्टडी किया था उसकी सारी बातें सही थी। एक बच्चे ने पूछा एग्जाम में पैरेलल लिखे या एंटी पैरेलल? भाई आप कुछ लिखना ही मत, कुछ लिखना ही मत। आप आपको जब इतनी देर से बोल रहा हूं यही समझ में नहीं आया आप कर क्या रहे थे? कहां ध्यान है? एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो एंटी पैरेलल ही लिखना है, लिखवाया ना एक्स्ट्रा मैंने, लिखवाया कि नहीं लिखवाया अभी, कि विल्किंस एंड फ्रैंकलिन ने जो बोला वो गलत बोला। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, लगे रहो, शाबाश, ये आपका कंसंट्रेशन है। फिर से सुनिए, डीएनए को फर्स्ट टाइम स्टडी करने वाले दो साइंटिस्ट थे विल्किंस एंड फ्रैंकलिन। उन्होंने बोला कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के पैरेलल हैं, गलत है। ये प्रूव हो चुका है कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के एंटी पैरेलल है। वो क्यों, वो तो मैं आगे बताऊंगा ना, पूरा कंप्लीट बताएंगे। अब सुनिए, विल्किंस एंड फ्रैंकलिन ने जो डीएनए को स्टडी किया था उसकी और बातें सारी सही थी, लेकिन एक बात गलत थी। इन्होंने बोला कि डीएनए की दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के पैरेलल, एंटी पैरेलल होती है। अब जो कुछ स्टडी किया गया उसी के बेसिस पर दो साइंटिस्ट थे, एक तो वाटसन और एक क्रिक, इन्होंने एक डीएनए का नया मॉडल दे दिया, डीएनए को एक्सप्लेन करने के लिए। और वो मॉडल का नाम क्या है? डबल हेलिक्स मॉडल। डीएनए तहलका मचा दिया दुनिया में इन्होंने। इन्होंने डीएनए की स्ट्रक्चर एकदम परफेक्ट वे में एक्सप्लेन कर दिया, तो इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। तो इनके लिए कुछ तो दिया जाएगा, नहीं गिफ्ट टेम्पर नहीं मिलते हैं, डायरेक्ट नोबेल प्राइज मिला 1962 का। यस। हम्म। अब ये जो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल है, ये क्या है? बस यही पढ़ा रहा हूं मैं आपको, अब इसको बहुत ध्यान से सुनना। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल का फोटो कहाँ बनाए, स्पेस देखता हूँ थोड़ा बड़ा सा। हम्म,
यहाँ बना देते हैं, देखो छोटा थोड़ा सा यहाँ बन जाएगा, बनाते हैं। इसको आप भी बना लो। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल पढ़ते हैं। डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। फ्रैंकलिन को क्यों नहीं मिला? क्योंकि फ्रैंकलिन गुजर गई थी, इसलिए नहीं मिला। अरे उसकी क्या डिस्कशन करने में लगे हुए, फ्रैंकलिन के पीछे पड़ गए। अरे उसको नहीं मिला तो नहीं मिला ना, पढ़ने की बात पढ़ लो भैया, तो काम की बात है उसको तो पढ़ लो। सुनो, देखो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, यहाँ पे एस जहां लिखूंगा मैं उसका मतलब होगा शुगर। कौन सी? बोलो। डीऑक्सीराइबोस शुगर, ठीक है। एस का मतलब यहाँ पर शुगर है। कौन सी? डीऑक्सीराइबोस शुगर, ठीक है। देखो भाई, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल बना रहा हूं। इसको आप भी बना लो कॉपी में तो ठीक रहेगा मेरे साथ साथ। देखो इस स्ट्रैंड में, डीएनए के इस स्ट्रैंड में पेंटोस शुगर का ऊपर की तरफ जो कार्बन है वो फिफ्थ मान लिया मैंने, तो नीचे थर्ड आएगा। यहाँ फिफ्थ तो नीचे थर्ड, यहाँ फिफ्थ तो नीचे थर्ड, यहाँ फिफ्थ तो नीचे थर्ड। कुल मिला के बात ये है बच्चों कि इधर यदि शुगर का स्ट्रक्चर देखो, यदि इधर की साइड में शुगर का स्ट्रक्चर इस टाइप का है, ये फिफ्थ कार्बन है, ये फोर्थ, ये थर्ड, ये टू और ये वन, तो बताओ इधर की साइड में शुगर का स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बच्चों? बोलो। क्यों? अरे एंटी पैरेलल तभी तो आएंगी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अब बताओ बच्चों, इधर वाली स्टैंड में, इधर वाली स्टैंड में ऊपर थ्री लिखूं या फाइव? यस, थ्री, सही जवाब। ये थर्ड कार्बन ऊपर, फिफ्थ कार्बन नीचे, ये थर्ड कार्बन ऊपर, फिफ्थ कार्बन नीचे, थर्ड, फिफ्थ, थर्ड और ये फिफ्थ। अब एक बच्चों एक बात याद करो पुरानी, जब मैं आपको फॉर्मेशन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन पढ़ाया था, तो बताइए फर्स्ट फॉस्फेट ओनली फर्स्ट शुगर के साथ ही रिएक्शन कर रहा था कि नहीं? यस। लेकिन नेक्स्ट वाला फॉस्फेट प्रीवियस शुगर के थर्ड कार्बन के साथ और नेक्स्ट शुगर के फिफ्थ कार्बन के साथ, वैसा ही यहां हुआ और वैसा ही यहां भी हुआ। अब इधर देखो बच्चों, इसको थोड़ा सा ठीक करता हूं, ये थ्री और ये फाइव। तो देखो यहाँ पर ये फॉस्फेट, इधर यहाँ पे फॉस्फेट, यहाँ पे ये फॉस्फेट और यहाँ पे लास्ट में यहाँ फॉस्फेट। देखो बच्चों, डीएनए को बनाने में एटीजीसी नाइट्रोजन बेस यूज होता है। डीएनए में ऑलवेज एडिनाइन थाइमिन के साथ पेयरिंग करेगा बाई टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ग्वानिन ऑलवेज साइटोसिन के साथ पेयरिंग करेगा बाई थ्री हाइड्रोजन बॉन्ड्स। मतलब ए के सामने पक्का क्या आएगा? टी, ये ध्यान रखना। जी के सामने कौन आएगा? सी। मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि ए का कॉम्प्लीमेंट्री टी, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब उसके साथ वाला, जी का कॉम्प्लीमेंट्री सी, सी का कॉम्प्लीमेंट्री
जी, मैं ऐसा भी बोल सकता हूं बच्चों, एक डीएनए मॉलिक्यूल में प्यूरीन हमेशा पायरिमिडिन के साथ ही पेयरिंग करेगा। देख लो ना, ये प्यूरीन, ये पायरिमिडिन, ये प्यूरीन, ये पायरिमिडिन, ये पायरिमिडिन, ये प्यूरीन, ये पायरिमिडिन, ये प्यूरीन। बताओ बच्चों, ये डीएनए की एक स्ट्रैंड है, ध्यान से देखो, ये डीएनए की एक स्ट्रैंड है भाई, और डीएनए का सेकंड स्ट्रैंड ये है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड ये है, मतलब इसके साथ वाली स्ट्रैंड। बताओ बच्चों, डीएनए की दोनों स्ट्रैंड के बीच में कौन से बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड है। बताओ, डीएनए की दोनों स्ट्रैंड को स्टेबलाइज करने में किस बॉन्ड की हेल्प होगी? हाइड्रोजन बॉन्ड। यस, बिल्कुल। अब एक बात बताओ, इस डीएनए की एक स्ट्रैंड में कितने नाइट्रोजन बेस हैं? इस डीएनए की एक स्ट्रैंड में कितने नाइट्रोजन बेस हैं? कुछ स्टूडेंट ने आंसर दिया 8। कहाँ घूम रहे हो? अरे मैंने एक स्ट्रैंड में पूछा है भाई, 4 है। बताओ, इस डीएनए की एक स्ट्रैंड में कितने नाइट्रोजन बेस हैं? 4। कितने शुगर? कितने शुगर है? 4 है। कितने फॉस्फेट है? वो भी देख लो, 4 है। सही है, ठीक। अब एक बात बताओ बच्चों, इस डीएनए की एक स्ट्रैंड में कितने फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है? एक स्ट्रैंड में बताओ, इस डीएनए की एक स्ट्रैंड में कितने फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है? 6। कौन बोला? अरे 3। एक स्ट्रैंड में पूछा है मैंने तो। कहाँ घूम रहे हो? बताओ, इस डीएनए में टोटल फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कितने हैं? 6 हो गए ना? सही है। बताओ, इस डीएनए की एक स्ट्रैंड में कितने एस्टर बॉन्ड हैं? इस डीएनए की एक स्ट्रैंड में कितने एस्टर बॉन्ड हैं? 7। एक स्ट्रैंड में पूछा है मैंने। बताओ, इस डीएनए में टोटल एस्टर बॉन्ड कितने हैं? हाँ, तो डबल कर दो ना यार, एक स्ट्रैंड में जितने होंगे उतने ही दूसरे में होंगे। कितने हो गए? 14। सही है। तो बच्चों, क्या करना है आपसे यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए? पहली बात, एक बार बताओ, इस डीएनए की एक स्ट्रैंड में कितने नाइट्रोजन बेस है? 4 है ना? तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड एक तो कम होगा ना? 3 है, देख लो आप। एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड तो ये रहा एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ये रहा, देखिए। ठीक है। अब हमको निकालना है एस्टर बॉन्ड इसमें, तो क्या करो, 3 को करो डबल और एक कर दो +1, ये वाला 7 हो गया। डीएनए की एक स्ट्रैंड में नाइट्रोजन बेस कितने? 4। एक कम करा तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड आ गए। एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड 2 एस्टर बॉन्ड के इक्वल होता है, तो 3 को करा डबल, +1 कर दिया। एक बच्चे ने पूछा है, सर थर्ड कार्बन के साथ नीचे नीचे टर्मिनल एंड पर फॉस्फेट क्यों नहीं है? बच्चों, पुराना पढ़ो आप, ऐसे कुछ भी समझ में नहीं आ सकता। अरे वहां पे फॉस्फेट होता ही नहीं है, फ्री होता है थर्ड एंड, तभी तो उसको थर्ड एंड बोलते हैं। यस, ठीक है भाई। अब और सुनो, एक बात बताओ बच्चों, इस डीएनए की एक स्ट्रैंड में एक मिनट को अच्छा कर लेता। अरे पूरा हट गया यार, एक मिनट रुको। ये लो। अब बताओ बच्चों,
एक बार बताओ, मैं आपको इस डीएनए की एक स्ट्रैंड में नाइट्रोजन बेस का सीक्वेंस दे दूं, तो सामने वाली स्ट्रैंड में, मतलब इसकी जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होगी उसमें नाइट्रोजन बेस का सीक्वेंस क्या होगा, क्या आप निकाल सकते हो? जैसे देखो एग्जांपल देता हूं, मैंने यहां लिख दिया सपोज ए जी जी सी 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 टी ए लिख दिया, तो इसकी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड जो होगी उसमें नाइट्रोजन बेस का सीक्वेंस क्या होगा बता सकते हो? बोलो, ए के सामने कौन आएगा? टी, जी के सामने सी, जी के सामने सी, सी के सामने जी, सी के सामने जी, सी के सामने जी, टी के सामने ए और ए के सामने टी। आएगा? आएगा। अब एक काम करो बच्चों, इस डीएनए मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ नाइट्रोजन बेस काउंट करो कितना है। अरे डीएनए की एक स्ट्रैंड में नाइट्रोजन बेस का सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है, मैंने सोच समझ के थोड़ी लिखा है, लेकिन सामने इनके जो आएंगे वो फिक्स हैं। ए के सामने टी ही आए, जी के सामने सी ही आए, ये फिक्स है। हाँ ठीक है, तो टोटल नाइट्रोजन कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। एक स्टैंड में मैंने पूछा डीएनए, तो बताओ डीएनए में टोटल कितने? 16। मैं तो इनको 8 नाइट्रोजन बेस पेयर बोलूंगा। ध्यान से सुनते जाना, रिपीट नहीं करूंगा इस चीज को मैं आगे। बोलो, इस डीएनए में 8 नाइट्रोजन बेस पेयर है या नहीं? सपोज मैंने बोल दिया होता बच्चों, एक डीएनए मॉलिक्यूल है, 8 बेस पेयर, 8 को डबल करोगे जब 16 नहीं आ रहा क्या? तो इसमें क्या समझ में नहीं आया? 8 बेस पेयर बोला है ना, मैंने बोला 8 कपल है, टोटल पर्सन्स कितने हो गए? 8 या 16? फिर इसमें क्या समझ में नहीं आया? सुनो ध्यान से, जब समझ में सब आएगा। मैंने बोला एक डीएनए मॉलिक्यूल है, और उस डीएनए मॉलिक्यूल में 5000 नाइट्रोजन बेस हैं। बताओ इस डीएनए की एक स्ट्रैंड में कितने फॉस्फेट? कितने फॉस्फेट? 2500 होंगे। सही आंसर 2500 फॉस्फेट। इसका भी आंसर कई सारे बच्चों ने क्या दिया पता है? 5000 - 1। वेरी गुड, कुछ भी चलेगा मतलब। अरे यार डीएनए में टोटल 5000, तो एक स्टैंड में 5000, ओ 2500, और दूसरे में भी 2500। तो बताओ, इसको मैं ऐसा नहीं लिख सकता क्या कि इस डीएनए में टोटल 2500 नाइट्रोजन बेस पेयर है? बिल्कुल लिखूंगा, एकदम परफेक्ट है। यस। अब बताना बच्चों, एक नई चीज और निकालते हैं आपको सामने, देखो। बताओ बच्चों, इस डीएनए में टोटल नाइट्रोजन बेस कितने? 16 है ना, तो इनमें से प्यूरिन होने चाहिए 8, और पायरिमिडिन भी 8 होने ही चाहिए, तब तो ठीक है, नहीं तो ये बर्बाद है डीएनए। देख लो, एक बार चेक कर लेते हैं भाई, प्यूरिन चेक करते हैं सबसे पहले। देखो भाई, स्टार्ट करते हैं। प्यूरिन 1 2 3 4 5 6 7 8। बोलो 8 आया कि नहीं आया? आया ना। अब एक बार पायरिमिडिन भी चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। बोलो बराबर आया कि नहीं आया? बराबर आया। आप क्या करना बच्चों, कोई भी डीएनए की एक स्ट्रैंड बनाना, उसमें आपकी मन में आए जो नाइट्रोजन बेस का सीक्वेंस लिख डालना, फिर उसके सामने उसके कॉम्प्लीमेंट्री लिख देना। पक्की गारंटी, उस डीएनए में जितना प्यूरिन मिलेगा उतना ही पायरिमिडिन मिलेगा।
एक डीएनए मॉलिक्यूल की एक स्ट्रैंड, दोनों स्ट्रैंड मिलकर के उसमें जितना प्यूरिन मिलेगा उतना ही पाइरिमिडीन मिलेगा। ये पक्की बात है। इसी को एक रूल का नाम दे डाला, और वो रूल क्या है बच्चों? चारगाफ इक्विवेलेंसी रूल। ये क्या बोला चारगाफ? एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए में जितना प्यूरिन होगा उतना ही पाइरिमिडीन होगा। जित जितना प्यूरिन उतना पाइरिमिडीन। डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो बताओ बच्चों, डीएनए में पाइरिमिडीन प्यूरिन टाइप के नाइट्रोजन बेस कौन कौन से? हाँ, चारगाफ नाम ही है, साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है, तो बच्चों हम ये बोल सकते हैं ए प्लस जी इक्वल टू टी प्लस सी। बिल्कुल बोलेंगे भाई। प्यूरिन टाइप के नाइट्रोजन बेस पाइरिमिडीन के बराबर होंगे ना? होंगे। तो मैं ये भी तो लिख सकता हूं ए प्लस जी अपॉन टी प्लस सी इक्वल टू 1। बोलो, बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। यही है चारगाफ रूल। और याद रखना, दिस रूल इज एप्लीकेबल ओनली फॉर डबल स्टैंडर्ड डीएनए। अरे वाह, महाभारत छेड़ दिया किसी बच्चे ने। वाह, गजब कर दिया। एक बच्चे ने पूछा सर इसमें यूरासिल भी होगा ना? सब होगा इसमें, तो आप जो चाहो वो लगा दो फिर डीएनए में, और तो क्या। सब लगाओ, जो लगा सकते हो डीएनए में सब डाल दो। जितने भी एलिमेंट है ना वो सारे ही डाल दो डीएनए में। स्टार्टिंग यहीं से हुई थी कि डीएनए में ATGC ये नाइट्रोजन बेस मिलते हैं। और अब ये भी बताया था कि यू तो ओनली आरएनए में मिलता है। भैया ध्यान से पढ़ो। देखो बच्चों, डीएनए जो होता है, आपसे कुछ नहीं बोला तो डीएनए को कैसा मानना है? डबल स्टैंडर्ड। कुछ नहीं बोला तो आरएनए को कैसा मानना है? सिंगल स्टैंडर्ड। एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए में जितने प्यूरिन होंगे उतने पाइरिमिडिन होंगे। आपके सामने है सब कुछ, देखो। प्यूरिन जितना है पाइरिमिडिन उतना, प्यूरिन जितना पाइरिमिडिन उतना, प्यूरिन पाइरिमिडिन, प्यूरिन पाइरिमिडिन। इसमें कौन सी नई बात? ठीक। एक बात और सुनो, देखो बच्चों, इस डीएनए में इस स्टैंड में चेक करो आप। इस स्टैंड में इधर वाली में ध्यान से देखा, इस डीएनए की स्टैंड में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की डायरेक्शन देखो, 3 5 3 5 3 5। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन इसकी जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है उसमें देखो आप 5 3 5 3 5 3। कहने का मतलब ये हुआ डीएनए की दोनों स्ट्रैंड में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होती है। एक में 5 2 3 है तो दूसरे में क्या होगी बोलो? 3 2 5। डीएनए की एक स्ट्रैंड में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का डायरेक्शन 5 2 3 है तो दूसरे में 3 2 5 होगा। अच्छा एक बार बताओ बच्चों, ये इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का कौन सा टर्मिनल एंड है? ये वाला। ठीक है ना? तो बताओ नीचे वाला कौन सा हो गया? ये थर्ड हुआ कि नहीं हुआ? अब बताओ थर्ड के सामने कौन सा टर्मिनल एंड है? 5। और 5 के पीछे कौन सा है? थर्ड। बताओ, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के एंटी पैरेलल है कि नहीं? बोलो। यस, बिल्कुल परफेक्ट। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ए एंड टी के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, जी एंड सी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, यही सब कुछ लिखा हुआ है। देखो, इन द टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए डायरेक्शन ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इज अपोजिट। ये लिख रहा, बोथ स्ट्रैंड डीएनए आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। ऊपर देख लो,
ये तो हो गई बात, कंप्लीट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाइट्रोजन बेस के बीच में मिलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, ए और टी के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, जी एंड सी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, कंप्लीट है। आगे बढ़ते हैं। देखो चार ग्राफ इक्विवेलेंसी रूल ये रहा आपके सामने। In a double standard DNA molecule, amount of purine is equal to pyrimidine। ये रहा A plus G equal to D plus C equal to 1। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आंसर देना। क्वेश्चन लिखो भाई, लिखो क्वेश्चन, लिखो। अच्छा मैंने बच्चों ऐसे बोल दिया कि एक डीएनए का सेगमेंट है, सेगमेंट ऑफ डीएनए। तो बच्चों बताओ उस डीएनए को आप सिंगल स्ट्रैंडेड मानोगे कि डबल? डबल ही होगा ना यार, डीएनए का सेगमेंट लिया है भाई, डीएनए की स्ट्रैंड का सेगमेंट थोड़ी लिया है। ये डीएनए मॉलिक्यूल है, इसका मैंने सेगमेंट ले लिया इतना सा। तो बोलो डबल स्टैंडर्ड मानोगे डीएनए को सिंगल? नहीं नहीं, ऑलवेज तो मत बोलो, एक्सेप्शनली डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड भी मिलता है, बताऊंगा आगे चल के। और आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है, एक्सेप्शनली डबल स्टैंडर्ड होता है, आगे आएगी ये बात, परेशान नहीं होना। अभी क्वेश्चन लिखो, लिखो भाई। इन अ सेगमेंट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, लिखो क्वेश्चन। इन अ सेगमेंट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, टोटल 5.2 किलो 5.2 किलो बेस पेयर्स। यार इसको मत लिखो अभी यार, थोड़ा सिंपल क्वेश्चन दे देता हूं पहले। चलो लिख तो इसको पहले। टोटल 5.2 किलो बेस पेयर्स आर प्रेजेंट। टोटल 5.2 किलो बेस पेयर्स आर प्रेजेंट if number of cytosine molecule, if number of cytosine molecule in this DNA is 2000, if number of cytosine molecule in this DNA is 2000, then what will be the number of thymine molecule in this DNA? Then what will be the number of thymine molecule in this DNA? करो सॉल्व। आंसर क्या मेरे को भी नहीं पता, मैं सॉल्व करूंगा खुद, अभी देखता हूँ। मैंने तो क्वेश्चन बनाया ना यार, अभी सॉल्व करके देखने दो एक बार। साइटोसिन कितना दिया है? 2000। हाँ भाई, क्या क्या आंसर आ रहा? अभी एक स्टूडेंट का आंसर सही दिखा मैंने, अरे दो का आ गया। वेरी गुड वेरी गुड, इंक्रीज हो रहा नंबर सही करने वालों का। 3200 आंसर आएगा, या 3.2 किलो बेस, ये सही आंसर है। अब पहला मिस्टेक क्या किया मैंने, किलो बोला है, किलोग्राम नहीं बोला। वेट नहीं है, किलो का सिंपल मीनिंग होता है 10⁻³ बेटा। इतना वेट पूरी दुनिया में जितने भी ह्यूमन बीइंग है ना, उनका भी नहीं हो सकता। 5.2 किलोग्राम डीएनए का कंटेंट इतना पूरी दुनिया का नहीं हो सकता। ठीक है, एक किलोग्राम नहीं बोला मैंने, किलो बोला है। और फिर साथ में लिखा हुआ पेयर्स, मतलब डबल करना पड़ेगा 5.2 का।
अरे वहां बोला था ना 8 बेस पेयर, तो 16 किया था ना। हाँ, तो यहाँ क्या करोगे देखो ऑप्शन। पहली बात, सारे ही नाइट्रोजन बेस को इंक्लूड कर लिया जाए, ए प्लस टी प्लस जी प्लस सी इक्वल, तो ये हो जाएगा 2 × 5.2 × 10⁻³ ये कहां से आया? पेयर से आया। और ये कहां से आया? किलो से आया। एक मिनट इसको अच्छा कर लेता हूं, इस एरो को। 1 किलो। अब बताओ बच्चों, मैंने इसमें सी दे रखा है, ए पता नहीं है, तो टी भी पता नहीं है। अरे लेकिन सी पता है तो जी भी तो उतना ही होगा। ये हो गया 10,400। तो ए प्लस टी कितना आ गया? 6,400 आ गया ना। टू कैसे आया? पेयर बोला है ना, पेयर का मतलब डबल नहीं होता क्या? अब हम जानते हैं बट ए इक्वल टू टी, बोलो होता है कि नहीं होता है? सो अब हम लिख सकते हैं 2a इक्वल टू 2t इक्वल टू 6,400। ये कहां से आया? अच्छा, अरे ए इक्वल टू टी, टी की जगह पे ए रखोगे तो कितना आ जाएगा? 2a। ए की जगह पे टी रखोगे तो 2t आ गया ना। तो ए इक्वल टू टी इक्वल टू 3,200 आंसर। एक क्वेश्चन और लिखो। देखो भाई, इन अ डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल, इन अ डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल, एक बच्चे ने पूछा सर ए इक्वल टू टी कैसे? मेरे को भी नहीं पता, नहीं पता। अभी थोड़ी देर पहले क्या बता रहा था मैं? ये क्या पढ़ा है? तब कहां थे आप? ये क्या पढ़ाया है मैंने यहाँ पे? ए इक्वल टू टी, ए जितना होगा उतना टी, जी जितना होगा उतना सी। और ये क्या पढ़ा रहा था मैं? क्या पढ़ा रहा था? कहाँ है आप? ऐसे थोड़ी चलेगा काम। देखो, इन अ डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल, मैंने बोल दिया 2 नाइट्रोजन बेस पेयर, 2 नाइट्रोजन बेस पेयर, तो एक ही नाइट्रोजन बेस होगा क्या? किसी बच्चे ने पूछा क्वेश्चन, हाफ होना चाहिए सर। मैंने बोला 2 नाइट्रोजन बेस पेयर, तो नाइट्रोजन बेस एक ही हो जाएगा क्या? 2 नाइट्रोजन बेस पेयर का मतलब 4 होगा कि नहीं होगा? इधर देखो, इस डीएनए को देखो ढंग से, बताओ इसमें कितने नाइट्रोजन बेस पेयर हैं? देखो, 1 2 3 4 पेयर है कि नहीं? बोलो, 4 पेयर है। टोटल नाइट्रोजन बेस कितने? 8 है ना। आगे बढ़ो, क्वेश्चन लिखो। इन अ डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल, थाइमीन इज 12%, थाइमीन इज 12%, then what will be the percentage of cytosine in this DNA molecule? देखते हैं क्या आता है, मेरे को भी नहीं पता, देख लेते हैं एक बार। देखो भाई, ये पक्का है कि ए प्लस टी प्लस जी
प्लस सी इक्वल टू 100%। टी दे रखा है 12%, तो ए भी उतना ही होगा। जी पता नहीं है तो सी भी नहीं पता। 100, तो बताओ बच्चों जी प्लस सी कितना आ गया? 76। बट जी इक्वल टू सी, सो 2g इक्वल टू 2c इक्वल टू 76, तो g इक्वल टू c इक्वल टू 38%। ये एग्जाम में आ चुका है एक दो बार ये क्वेश्चन। ऊपर वाला जो क्वेश्चन था वो थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन था, बाल ओलंपियाड में, ऑल इंडिया पीएमटी में नहीं आया। एक क्वेश्चन और लिखो, देखो देखो एक और क्वेश्चन। इन अ सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल, in a single standard DNA molecule, adenine is 10%. Then what will be the percentage of guanine? Then what will be the percentage of guanine? करो सॉल्व। किसी का भी सही नहीं है अभी तक, एक स्टूडेंट का सही आ गया, एक स्टूडेंट का आंसर सही है, 2 स्टूडेंट का आंसर सही है। आंसर लिख दो, कांट बी प्रिडिक्टेड। आंसर लिखो, कांट बी प्रिडिक्टेड बिकॉज दिस डीएनए इज सिंगल स्टैंडर्ड। पहले ही बोला था, चारगाफ रूल एप्लीकेबल ओनली फॉर डबल स्टैंडर्ड डीएनए। अरे डीएनए की एक स्टैंड में तो नाइट्रोजन बेस का सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है, बताया था थोड़ी देर पहले। देखो यहाँ बताया था, ध्यान रखते हो ना यार आपको। ये देखो मैंने बोला था डीएनए की स्टैंड में नाइट्रोजन बेस का सीक्वेंस कुछ भी है, लेकिन सामने जो आएंगे वो कुछ भी नहीं होंगे, वो डिपेंड करेगा इस स्टैंड पर। लेकिन इसमें से स्टैंड ही एक है ना। हाँ तो डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है ना, मैं बोल रहा हूँ, मैंने बोला ही है, मैंने क्वेश्चन में यही तो बोला कि डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड है, लेकिन उसमें नाइट्रोजन बेस का सीक्वेंस क्या होगा ये थोड़ी फिक्स है, कुछ भी हो सकता है। अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं बच्चों, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। यहां तक कंप्लीट है, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल स्टार्ट करते हैं। देखो कॉन्फ़िगर, आंसर क्या होगा? कांट बी प्रिडिक्टेड, कांट बी कैलकुलेटेड, ये आंसर होगा इसका। आंसर ही तो लिखा है मैंने थोड़ी देर पहले, क्या लिखा था? एक बच्चे ने पूछा सर ये सिंगल और डबल स्टैंडर्ड क्या? गजब ही हो गया, मतलब यार गजब है बच्चों यार, मजा आ गया। अरे डीएनए को ऐसे बनाया था ना, कितनी स्ट्रैंड है इसमें, फिर लेकिन एक्सेप्शनली डीएनए कैसा होता है? सिंगल स्टैंड, जिसमें एक ही स्टैंड है बस, ऐसी। हाँ तो हो सकता है ना, एक्सेप्शनली है। देखो डीएनए का कॉन्फ़िगरेशन, डीएनए के कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है बच्चों, डीएनए, जब हमने आपको प्रोटीन का कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाया था तब मैंने आपको बोला था प्रोटीन जिन एटम से मिलकर के बना होता है, बताया था। प्रोटीन जिन स्ट्रैंड से मिलकर के बना होता है, प्रोटीन, अरे प्रोटीन जिन एटम से मिलकर के बना होता है, उन एटम्स का एक दूसरे के रिस्पेक्ट में जो अरेंजमेंट होता है, उसी को बोला जाता है प्रोटीन का कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन यहाँ पे
क्या बोलेंगे? डीएनए जिन एटम से मिलकर के बना हुआ है, उन एटम्स का एक दूसरे के रिस्पेक्ट में जो अरेंजमेंट होगा उसी को बोला जाएगा डीएनए का कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन एक बार बता बच्चों, डीएनए का कॉन्फ़िगरेशन एक्चुअली कौन सा होगा? सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्सरी, कौन सा टाइप का होगा बोलो? बोलो। सेकेंडरी होगा। क्यों? डीएनए मॉलिक्यूल कॉइल्ड है ना यार, तो सेकेंडरी ही कॉन्फ़िगरेशन होगा उसका। बिल्कुल ठीक बात है। तो देखो बच्चों, डीएनए का कॉन्फ़िगरेशन इस टाइप से बना रहा हूं मैं। देखो बच्चों, डीएनए मॉलिक्यूल जो होता है ना, एक रिवॉल्विंग लैडर लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक घूमती हुई सीढ़ी के जैसा स्ट्रक्चर होता है। रिवॉल्विंग लैडर देखिए आपने कभी? कई बार आपने देखा हो तो कुछ छोटी छोटी जो शॉप्स होती है, उनमें भी रिवॉल्विंग लैडर मिलती है, घूमती हुई सीढ़ी मिल जाती है उनमें। एक एक्सिस ले लेते हैं लोहे का और उसके चारों तरफ सीढ़ियां लगा दी जाती, घूमती हुई सीढ़ियां होती हैं वो। ऐसा ही डीएनए मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर होता है। जैसे वही मैं पानी की टंकी की बात कर रहा था आपसे, बताया था ना मैंने आपको? पानी की टंकी के चारों तरफ हम ऐसे ऐसे घूमते हुए जाते हैं और ऊपर की तरफ चढ़ते चले जाते हैं, ऐसे घूमते हुए जाते हैं और ऊपर की तरफ चलते चले जाते हैं। बच्चों आपने देखा होगा उन सीढ़ियों के दोनों तरफ रेलिंग लगी रहती है, होना जरूरी है ना वो तो। वैसे ही देखो, डीएनए की रेलिंग इसमें किसकी बनी हुई है? सुगर एंड फॉस्फेट की। ये तो रेलिंग हो गई, और ये हो गए स्टेप्स, इन पे हमको पैर रख के चढ़ना है ऊपर की तरफ। तो बताओ बच्चों, हाँ, डीएनए की रेलिंग को हम बैकबोन भी बोलते हैं। तो बताओ बच्चों, डीएनए का रेलिंग या डीएनए का बैकबोन किस किस का बना हुआ है? फॉस्फेट एंड शुगर का बना हुआ है। डीएनए की रेलिंग या डीएनए का बैकबोन किसका बना हुआ है बोलो? शुगर एंड फॉस्फेट का बना हुआ है। और स्टेप्स किसके बने हुए हैं? नाइट्रोजन बेस पेयर के बने हुए हैं भाई। यस, देख लो आप, बताओ एक स्टेप कितने बेस पेयर का बना हुआ है? वन बेस पेयर का बना हुआ है। देख लो ना, एक स्टेप है, एक बेस पेयर है। तो इस इक्वेशन को बना लो बच्चों, लिख लो कहीं पर, लिख दो। वन स्टेप इक्वल टू वन बेस पेयर इक्वल टू टू नाइट्रोजन बेस। बताओ बच्चों, ये एक स्टेप कितने बेस पेयर का बना हुआ है? वन स्टेप, वन बेस पेयर, तो कितने नाइट्रोजन बेस? टू। बताओ इस डीएनए में टोटल स्टेप्स कितने हैं? इस डीएनए में टोटल स्टेप्स कितने हैं? टू। कितने बेस पेयर हैं? टू। टोटल नाइट्रोजन बेस कितने हो गए? फोर। कोई नई बात नहीं, ठीक है। अब देखो एक बात बताओ बच्चों, जैसे हम ऐसे घूमते घूमते ऊपर की तरफ चढ़ेंगे, इमेजिन करो इसमें एक सर्कल बन रहा है कि नहीं बन रहा? अरे पानी की टंकी खुद सर्कुलर है, तो उसके चारों तरफ जो पाथ है वो सर्कुलर ही होगा ना। अब बताओ बच्चों, सर्कल में मैक्सिमम डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? सर्कल में मैक्सिमम डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? डायमीटर। अब यहाँ पर देख के बताओ, इस डीएनए मॉलिक्यूल में हाईएस्ट डिस्टेंस बताओ, फॉस्फेट एंड फॉस्फेट के बीच में है कि नहीं?
तो इसी को बोला जाता है डायामीटर ऑफ डीएनए। आपसे डिस्टेंस बिटवीन फॉस्फेट एंड फॉस्फेट पूछा जाए या फिर डीएनए का डायमीटर पूछा जाए, कितना होगा? 20 एंगस्ट्रॉम। शुगर से शुगर के बीच का डिस्टेंस कितना होगा बच्चों? 11.1 एंगस्ट्रॉम। ठीक है। अब देखो एक बात और, देखो जैसे हम ऐसे ऐसे घूमते हुए चढ़ते हैं, सपोज ये डीएनए का एक स्ट्रैंड है और दूसरा स्ट्रैंड ये डीएनए का एक कॉइल है, यहां से लेके यहां तक एक कॉइल है। इस डीएनए की एक कॉइल में टोटल 10 स्टेप्स होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। यार ये तो थोड़े कम पड़ गए, इसमें बड़ा बनाते हैं, 10 आने चाहिए भाई। यहां से लेकर के यहां तक ये डीएनए का एक कॉइल है, इसमें 10 बेस पर मिलते हैं। ऐसे देखो स्टेप मिलते हैं 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। टू सक्सेसिव स्टेप के बीच का डिस्टेंस होता है बच्चों 3.4 एंगस्ट्रॉम। और ऐसे टोटल स्टेप कितने हैं? 10। तो ये टोटल लेंथ कितनी हो गई बच्चों? 34 एंगस्ट्रॉम। इसी को बोलते हैं हेलिक्स लेंथ या पिच। और ये कितनी होगी बोलो? 34 एंगस्ट्रॉम। एक डीएनए मॉलिक्यूल का एक कॉइल है ये। इसको कॉइल भी बोल सकते हैं, इसको लूप भी बोल सकते हैं। तो वन कॉइल, एक कॉइल में 10 स्टेप होंगे, तो 10 बेस पेयर होंगे। टू सक्सेसिव स्टेप के बीच का डिस्टेंस होगा 3.4 एंगस्ट्रॉम। तो एक कंप्लीट लेंथ हो गया 34 एंगस्ट्रॉम। एक कॉइल कहां से कहां तक? कहीं से भी स्टार्ट कर दो बच्चों डीएनए में, जहां टोटल 10 स्टेप्स कंप्लीट हो जाते हैं वो होता है वन कॉइल। अच्छा एक बात और बच्चों, जब हम ऐसे ऐसे घूमते हुए चढ़ते हैं तो हर एक स्टेप के बाद डीएनए 36 डिग्री पर टर्न लेता है। हर एक स्टेप के बाद 36 डिग्री पर टर्न लेगा। तो बताओ 10 स्टेप के बाद एक कॉइल कंप्लीट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 360 हो जाएगा। अरे भाई हर एक स्टेप के बाद 36 डिग्री पर टर्न ले रहा है, तो 10 स्टेप के बाद 360 कंप्लीट होगा ना टर्न। यस, वही लिखा हुआ है यहाँ पे देखो। डायमीटर ऑफ डीएनए, ईच स्टेप के बाद 36 डिग्री टर्न लेगा। डीएनए का मॉलिक्यूलर वेट होता है 10⁻⁶ से 10�9 डाल्टन का। इससे आपको क्या पता चला? डीएनए मॉलिक्यूल क्या है? मैक्रो मॉलिक्यूल है। अरे 800 डाल्टन या 1000 डाल्टन से ज्यादा है कि वेट, तो मैक्रो मॉलिक्यूल होगा। यूकैरियोट में डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन अटैच है विद द हेल्प ऑफ Mg+2। ये लिंक करवाता है डीएनए को हिस्टोन प्रोटीन के साथ। हाँ, डीएनए क्रोमोसोम्स में लीनियर होता है इस टाइप का, लेकिन प्रोकैरियोट माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में कैसा मिलेगा? सर्कुलर। यस, मैं बता रहा था आपको डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड डबल स्टैंडर्ड होता है, लेकिन एक्सेप्शनली सिंगल स्टैंडर्ड मिलता है 5x174 व्यक्ति को फेस। बस। यस, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो। कॉइल ये बताया ना मेरा कॉइल, ये कॉइल ही तो है। देखो ये कॉइल बन रहा है ना, देखो जहां यहां से स्टार्ट करा मैंने, सपोज यहाँ पर 10 स्टेप्स कंप्लीट हो गए तो ये कॉइल हो गया है, इसको बोलते हैं कॉइल।
5x174 बैक्टीरियोफेज का नाम है भाई, वायरस का नाम है, ये वायरस का नाम है बैक्टीरियोफेज, मतलब वायरस। ठीक है, ओके।